भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जनसंघ और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। वहीं भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1991 में हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है। इतने सालों का गैप है, लेकिन फिर भी जनसंघ से इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है और आरएसएस की आइडियोलॉजी को कैसे पार्टी फुलफिल कर रही है, हम इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश की आज़ादी से ना कुछ जमींदार और भारत का जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जो भारत के खुद राजा महाराजा थे, वो आज़ादी से खुश नहीं थे और उनके पास में काफ़ी बड़ा उनके रियासत और रजवाड़े हुआ करते थे, जिसके अंदर वो जनता पे किसी भी तरह से टैक्स वसूल करके और ब्रिटिशर्स को जमा कर देते और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स उनको आज़ादी देते थे अपने स्टेट, अपने राज्य के अंदर कुछ भी करने को। लेकिन आज़ादी के बाद में ये सब नहीं होने वाला था, इसलिए उस जमींदार वर्ग ने इस सबसे कांग्रेस की नीतियों से नाखुश होकर के एक कांग्रेस का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो इतना हार्डिंग पॉइंट हुआ करता था, जैसे नंबर 2 पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप आरएसएस पे लगे और वहीं तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन भी लगा दिया था देश के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी करने से। लेकिन इससे नाखुश आरएसएस को चाहिए था एक राजनीतिक मंच जिसको कांग्रेस के खिलाफ में आरएसएस यूज कर सके और हिंदुत्व कार्ड को चला करके वो सरकार और सत्ता में आ सके। तो इसके हम वीडियो के अंदर डिटेल स्टडी में समझने की कोशिश करेंगे, इतिहास से समझ के लाएंगे प्रेजेंट तक। लेट स्टार्ट द वीडियो। 1951 में भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने नेहरू कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे करके और ये कहते हुए उन पर आरोप लगाते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि मुसलमानों के फेवर में डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो इससे नाखुश है, इसलिए पार्टी से इस्तीफा देते हैं। दरअसल नेहरू ने उस वक्त में नेहरू लियाकत एक आयोग बनाया था जिसके अंदर ये होना तय था कि दोनों देशों के अंदर अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स हैं, वहीं माइनॉरिटी में पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं, दोनों के लिए आयोग बनाए जाएंगे और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो इससे नाखुश होकर के श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देते ही उनके पास में वो सीधे आरएसएस के चीफ गुरु गोलवकार से मिले। आरएसएस के जो सरसंघ चालक उस वक्त के हुआ करते थे, उनके साथ में रणनीति बनाई किस तरह से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया जाना चाहिए और 29 अक्टूबर 1991 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना दिल्ली के अंदर कर दी। तो इसके फाउंडिंग मेंबर इस प्रकार हुआ करते थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1952 में भारत के अंदर इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, जिसके अंदर केवल 94 सीटों पर भारतीय जनसंघ पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है, लेकिन उसके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन बुरे आते हैं और केवल 3 ही सदस्य उनकी लोकसभा सीटों पर जीत पाते हैं। स्टार्टिंग में ये काफ़ी बड़ा रिजल्ट था, 3 सीटें उनको मिलने में वो अपनी जीत जाहिर कर पाते। 3 लोकसभा सदस्यों को जीतने के बाद में भारतीय जनसंघ पार्टी ने मेनली 3 मुद्दों पर पूरे देश के अंदर आवाज़ उठाना शुरू कर दी। उसमें थे समान नागरिक संहिता बिल पर, यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, इस पर उन्होंने जोर दिया और पूरे देश के अंदर इसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे कई सारे मोटिव छिपे हुए रह सकते थे, जिस तरह से उसमें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की बात की जा रही थी संविधान के अंदर और कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार दिए गए थे देश की विभिन्न जातियों को जो दबे कुचले हैं, निम्न जातियों को। इसके खिलाफ में डायरेक्ट आवाज़ न उठा करके भारतीय जनसंघ पार्टी ने इसके विरुद्ध में ये आवाज़ उठाई कि पूरे देश के लिए हर एक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वो था गौ हत्या पर रोक लगानी चाहिए, जो आरएसएस का मेन एजेंडा हुआ करता था, हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एक तरह से मेन फैक्टर हुआ करता था, वो थी गौ हत्या पर रोक लगाना। इस गौ हत्या पर रोक लगाने की आवाज़ को उन्होंने बहुत तेज़ी से पूरे देश के अंदर उठाया। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर के अंदर से 370 आर्टिकल को ख़त्म कर देना, यानी कि उस वक्त में जम्मू कश्मीर के जो राज्य हुआ करता था उसको कुछ विशेषाधिकार के तहत भारत के यूनियन स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसके लिए अलग संविधान हुआ करता था भारत से अलग। इसके प्रति में भारतीय जनसंघ ने अपनी आवाज़ उठाई और इसको पूरे भारत के लिए समान संविधान की बात वो करने लगे। ये तो उनका कंसेप्ट मुझे भी ठीक लगता है, क्योंकि किसी भी देश के एक राज्य के लिए अलग संविधान होना और पूरे देश के लिए अलग संविधान होना ये कहाँ तक जायज़ हो सकता है। लेकिन उस वक्त में हालात ही कुछ ऐसे थे, आज़ादी के वक्त में चारों तरफ ब्रिटिश जिस स्थिति में भारत को छोड़ के गए थे कि उस स्थिति में कुछ भारत के नेताओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किसी तरह से दंगे भड़का करके 2 देशों में आपस में भिड़वा करके छोड़ के गए थे। किसी भी तरह से भारत को एक जल्द से जल्द अपने आप में यूनियन बनाना था, एक साथ में इतनी प्रिंसनी, इतने राज्य और रजवाड़े टुकड़ों में बटे हुए थे, उनको ये आज़ादी दी गई थी, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी इंडिपेंडेंट देश बना सकते हैं, स्वतंत्र देश बना सकते हैं और पाकिस्तान और भारत किसी भी साथ में मिल सकते हैं।
लेकिन उस वक्त में उनके सरकारों के लिए महत्वपूर्ण था किसी भी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को भारत सरकार में इस्टेब्लिश किया जाए। इसके लिए धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 11 मई को अपनी एक यात्रा शुरू करी जम्मू कश्मीर के अंदर। उस वक्त भारत के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में जाने से पहले एक परमिट लेने की आवश्यकता होती थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा नहीं किया। बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा शुरू कर दी। वहीं पर तत्कालीन जम्मू कश्मीर के जो हुआ करते थे मेन लीडर शेख अब्दुल्ला ने उनको अरेस्ट करवा लिया और अरेस्ट करने के कुछ 40 दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आप इन भारतीय जनसंघ के जो भी लीडर्स हैं, जो भी अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं नेशनल लेवल पर, उनकी एक तस्वीर देखिए जिसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे वो कि जितने भी अधिक से अधिक अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं यानी ऊंची जातियों के वर्ग के जनसंघ के अध्यक्ष बनाए जाते थे, क्योंकि ये पार्टी उन्हीं की आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती थी। क्योंकि अपर कास्ट की जो राजनीति ऊंची जाति के लोगों की इस देश के अंदर जनसंख्या में परसेंटेज कम था, उनकी भागीदारी कम थी, और लेकिन संसाधनों पर उनका अधिकतर कब्जा था। वही मेनली सामंतवाद व्यवस्था के किसी भी तरह से जातिवाद में फंसे हुए थे। उन्हीं के पास में वो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास में संसाधन ज़्यादा थे, लेकिन उसको संभालने के लिए उनकी जनसंख्या इतनी नहीं थी। इसलिए उनको ये ज़रूरत थी कि किसी तरह से नीचे कास्ट के लोगों को धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर उनको जोड़ा दिया जाए। दरअसल दूसरा पेज जनसंघ के इस बीजेपी पॉलिटिक्स में स्टार्ट होता है 1975 के बाद में। दरअसल 1975 के बाद में 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी। इसके विरोध में देश की सारी अपोजिशन पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही थी, सब गठबंधन बना रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ में, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय पर एक तरह से तानाशाह के रूप में आ चुकी थी और पूरे देश के अंदर अपने विपक्ष में काम करने वाले नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाल रही थी। तो इसी बीच में 1975 में एक गठबंधन बनता है जिसका नाम आता है जनता दल। जनता दल के अंदर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस का एक ग्रुप, कांग्रेस ओ और भारतीय लोकदल और भारतीय जनसंघ मिलकर के एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम गठबंधन बनाते हैं। इसका नाम आता है जनता दल। 73 में सरकार भी बनती है जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। दरअसल शुरुआत से ही जनता दल कई टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें एक ग्रुप था मोरारजी देसाई का, एक ग्रुप था चौधरी चरण सिंह का, एक ग्रुप था जनसंघ से आए हुए लीडर्स का, उन नेताओं का जो जनसंघ की आरएसएस की पॉलिटिक्स से आकर के इस जनता दल में मिल गई, तो उनका भी एक ग्रुप था। दरअसल इनमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है 1978 में। 1978 में एक समाजवादी नेता मधु लिमये इस बात पर प्रश्न उठाना चालू कर देते हैं कि किस तरह से जनसंघ से जो नेता आए हैं उनके संगठनों की सदस्यता है, यानी कि जो जनसंघ के लीडर्स हैं वो एक तो जनसंघ के भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनके पास में सदस्यता थी, और आरएसएस भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उनके पास में सदस्यता थी। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, आपको या तो आरएसएस छोड़ना पड़ेगा या जनसंघ की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, आपको एक सदस्यता चुननी होगी। लेकिन इस बात पर जनसंघ के जो जितने भी नेता थे वो एकजुट हो जाते हैं और किसी भी वक्त किसी भी कीमत पर आरएसएस की सदस्यता छोड़ने को वो राजी नहीं होते हैं। इसलिए 1978 में वो मोरारजी देसाई सरकार से अपना समर्थन उठा लेते हैं। उस समर्थन पीछे करने की वजह से मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। वहीं पर उस वक्त में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने में सफल होते हैं। 1980 में लोकसभा सीट के लिए फिर दोबारा से चुनाव होते हैं। 1980 में चुनाव होने के बाद में जनता दल की बुरी तरह से हार होती है। इस वक्त में जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की एक बैठक होती है, उसमें इस बात पर बैन लगा दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक की सदस्यता रख सकता है और जितने भी नेता जनसंघ से आए हुए हैं उनको उनके पास में आरएसएस की सदस्यता नहीं लगेगी। यानी कि जनता दल के जितने लीडर्स थे उनका रुख एक सख्त था कि किसी भी तरह से आरएसएस के जो नेता हैं जो हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं उनको अपनी पार्टी के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि जनता दल अपना सपोर्ट देखती थी जो ओबीसी पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि जितने भी फार्मर्स हैं, भूमिहार मजदूर हैं, उनकी एक तरह से मसीहा के रूप में जनता दल काम करना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से आरएसएस की आइडियोलॉजी मेनली अपर कास्ट पर डोमिनेट थी, लैंडलॉर्ड सोसाइटी पे, तो वो ऐसे कैसे अपनी पार्टी के अंदर ही रख सकते थे कि जिनके खिलाफ में वो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को अपनी पार्टी के अंदर रख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे बैन लगा दिया। यहाँ से समाजवादियों की जनता दल जो मेनली सोशलिस्ट वर्ग था उनके रास्ते अलग हो जाते हैं उनसे जो जनसंघ से नेता आए थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, दरअसल जितने भी जनसंघ से नेता जो जनता दल में गए थे उनके पास में ये संकट आ गया था कि अब उनको नए राजनीतिक दल की तलाश थी। इसलिए उनको इसको अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी 1980 में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का
गठन करती हैं, नया निर्माण करती हैं। वहीं हम अगर पार्टी सिंबल की बात करें तो जब भारतीय जनसंघ का जो पार्टी सिंबल था वो था एक भगवा रंग का झंडा और उसके ऊपर दीपक, यानी हिंदुत्व की पहचान। और वहीं बीजेपी का जो पार्टी सिंबल बनाया गया वो था कमल का फूल। कमल के फूल को एक तरह से राष्ट्रवाद के रूप में देखा जाता था, क्योंकि जो भी जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ में कमल का प्रयोग किया था, और इससे हिंदू परंपराओं के अंदर भी कमल का एक अलग ही महत्व है, इसलिए वो कमल को ही पार्टी का सिंबल बनाते हैं। यहाँ से दसों दिशा बीजेपी की दिशा में फर्क आने लगता है। 1984 में इलेक्शंस होते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के कारण पूरे देश में इंदिरा गांधी के समर्थन के लिए पूरे देश एकजुट था, क्योंकि उनको जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी इसलिए देश की सहानुभूति इंदिरा गांधी के साथ थी। और कांग्रेस की इस आंधी में बीजेपी को केवल 2 ही सीट हासिल हो पाते हैं, और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हार जाते हैं लोकसभा सीट से। इसके बाद में अब 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनते हैं, और उनको अब बीजेपी को एक अपर लेवल पर ले जाना था। हिंदुत्व का कार्ड किसी भी तरह से चला करके उनको सत्ता में आने के लिए जहोजिद किसी भी तरह से डिप्लोमेट कुछ भी करके उनको सत्ता में बीजेपी को लाना था, इसलिए वो तैयार हो जाते हैं। 1989 में राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार पर ये आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, बोफोर्स घोटाले के अंदर उनकी सरकार भी गिर जाती है। बीजेपी हिंदुत्व के कार्ड पर आगे बढ़ने के लिए, हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ने का फैसला भी कर चुकी थी 1989 में पालमपुर अधिवेशन के अंदर ये फैसला लिया जाता है कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाएगी, और उस विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाएगी। और इसके लिए अब बीजेपी के अंदर क्लियर रास्ता था उनके पास में कि किस तरह से राम को पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाए, जिससे ही बीजेपी को फायदा हो सकता है। क्योंकि जो भी लोअर कास्ट है, मेनली जिनके पास में वोट बैंक है, वो वोट बैंक की तरह काम करती हैं, वो उनसे केवल एक ही शर्त पर जुड़ेंगी, वो है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर कास्ट को जोड़ने के लिए बीजेपी ने ये कार्ड खेलना शुरू कर दिया। 1989 में कांग्रेस की सरकार हार जाती है और गठबंधन की सरकार फिर 1989 में बनती है, जिसके अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह की सरकार बनती है, जिसको बीजेपी ने सपोर्ट किया था। बीजेपी की सपोर्ट की वजह से बीजेपी को 3 से 85 सीट पर सरकार बन जाती है। केवल राम मंदिर के एजेंडे को पूरे देश में बढ़ चढ़ करके उसको कैंपेन की तरह यूज किया गया, और जिसकी वजह से 3 से 85 सीट लोकसभा के अंदर बीजेपी की आ जाती है। अब पूरे केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उनको देश में लागू करने का फैसला ले लिया था। इसके विरुद्ध में पूरे देश में आंदोलन होने लग रहे थे, और इसके खिलाफ में पूरे देश के अंदर एक तरह से जो जनरल कास्ट थी वो इस बात का विरोध करने लग रही थी कि उन्होंने मंडल कमीशन के अंदर जो 27% रिजर्वेशन की बात की गई है ओबीसी कास्ट के लिए, वो उससे नाखुश है। तो इस राजनीति से नाखुश होकर के अब मेनली पूरे देश में दंगे होने लग रहे थे। पूरे देश में एक तरह से अजब ही माहौल था। जनरल कास्ट के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था, और उन्होंने बीजेपी की एक तरह से इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मंडल कमीशन से जो ओबीसी पॉलिटिक्स को फायदा होने वाला था उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के मुद्दे को एक तरह से बढ़ चढ़ करके एक तरह से बड़ा मुद्दा बनाने में वो कामयाब रही, और वो बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। और समर्थन वापस लेने की वजह से बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। और सरकार गिरने के बाद में लेकिन मंडल कमीशन तो यहाँ से लागू हो ही जाता है। नया पेज आता है बीजेपी पॉलिटिक्स के अंदर अटल आडवाणी युग, हिंदुत्व की धार। दरअसल जब उन्होंने देश के अंदर राम मंदिर की आवाज उठाने की वजह से बीजेपी को पूरे देश के 3 राज्यों में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी कि राज्य स्तर पर जो चीफ मिनिस्टर बनती है उसमें 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रहती है। उसमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इन्हीं को पार्टी के उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनाए, और पार्टी का ग्राफ मेनली दिन से दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। 25 सितंबर 1990 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू करते हैं, जिसका नाम रखते हैं राम रथ यात्रा। और ये गुजरात के सोमनाथ से पूरे भारत को नापते हुए, पूरे नॉर्थ इंडिया को नापते हुए ये अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक जाने वाली थी। लेकिन 1 महीने बाद ही बिहार के समस्तीपुर में तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस रथ को रोक लेते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो कार सेवक थे जो उस रथ यात्रा में जा रही थी, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और अयोध्या में जाकर के अपना दावा बोल देते हैं। और इसकी वजह से मुलायम सिंह यादव उस वक्त वह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, उन्होंने कार सेवकों के ऊपर फायरिंग करवानी थी, क्योंकि वो इस तरह से पूरे शहर के अंदर पूरे शहर के अंदर इकट्ठा हो चुके थे और अपनी न्याय व्यवस्था को देखते हुए उनके ऊपर वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और इससे जनता दूर हो जाती है और भड़क जाती है। पूरे देश के आंदोलन को एक तरह से कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वो फायरिंग करवाते हैं।
1991 में लोकसभा के अंदर इलेक्शन होते हैं। 1991 में बीजेपी को 85 सीटों से बढ़कर के 120 सीटों तक ग्राफ बढ़ जाता है। इसके बाद में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता ही जाता है और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की एक बार 13 दिन के लिए और एक बार 13 महीने के लिए सरकार बनाने में सफल हो पाते हैं, लेकिन 13 महीने बाद उनकी सरकार गिर जाती है। 1999 में ही बीजेपी की फिर दोबारा से केंद्र में सरकार बनती है और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। प्रधानमंत्री 2004 में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ता है और कांग्रेस फिर दोबारा से सत्ता में लौट करके आती है। 2000 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रहती है। वहीं अब नया एक एरा स्टार्ट होता है 2014 में, मोदी शाह युग, हिंदुत्व की धार और राष्ट्रवाद। 2014 में बीजेपी की राष्ट्र कार्यकारिणी समिति ने गोवा के अंदर एक बैठक की जिसमें नरेंद्र मोदी को एक तरह से चुनाव प्रचारक के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनको चेहरे को यूज करके बीजेपी उसके चेहरे का प्रयोग करेगी और सत्ता में वापस से चुनाव पाने के लिए, वापस से लौटने के लिए, और उनको प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस बनाया गया। लेकिन 2014 में फिर 282 सीटों के साथ में लोकसभा में सरकार बनाने में सफल हो जाती है। वहीं 2017 तक बीजेपी की नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि इंदिरा गांधी के समय पर कांग्रेस की केवल 17 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, लेकिन 2017 में हमारी सरकार है 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस पार्टी का पीक पहुंचता है 2019 में, जब 21 राज्य सरकारों के अंदर बीजेपी की सरकार थी। 2019 में फिर बीजेपी की जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और इसमें बीजेपी फिर दोबारा से 303 सीट के साथ में, बहुमत के साथ में लोकसभा के अंदर सरकार 2014 के मुकाबले में ज़्यादा सीट जीत करके आती है। ये पहली गैर कांग्रेस पार्टी थी जो इतने बहुमत के साथ में सरकार बनाने में सफल हो पाती है। अब ये देखना होगा, आपको पता ही है 2024 के इलेक्शन में क्या होने वाला है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं 2024 में कौन सरकार बनाएगा लोकसभा इलेक्शंस में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।